अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामलला का दांव चल गया तो बीजेपी को 342 सीटें मिल सकती हैं। और अगर ये दांव नहीं चला तो बीजेपी घटकर 222 223 पर आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, यानी एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। यानी एक ही मुद्दे पर सारी चीजों को कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा लगता है कि रामलला का जो मुद्दा है उसको बेसिक आधार बना लिया है और उसको के सहारे वो लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि करीब 4 से 5% वोट उसका बढ़ सकता है। इस बारे में जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका जो चुनाव का सर्वेक्षण करते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी को 5% वोट बढ़ाना जरूरी है, खासतौर से इंडिया गठबंधन को देखते हुए कि गठबंधन 350-400 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिसमें वो 1-to-1 मुकाबला करेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछली बार बीजेपी 436 सीटों पर लड़ी थी, इस बार बीजेपी 475 से लेकर 500 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब आप कहेंगे कि 436 में जो चुनाव लड़ा और 500 में अगर चुनाव लड़ती है तो वोट परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, वोट परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन वो सीटों पर कितना असर दिखाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जानना समझना जरूरी है। क्योंकि 540-542 सीटों में से 160 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने आज तक नहीं जीती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को मोटे तौर पर 380 सीटों पर ही उसके कैंडिडेट मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और ऐसे में 400 पार का नारा तो फिर हवा में उड़ जाता है। चलिए उस पर नहीं आते। कहानी यह है कि 5% वोट बीजेपी को चाहिए और वो इकसार चाहिए, यानी सब जगह 5% वोट उसका बढ़ जाए तो बीजेपी 342 सीटें जीत सकती है और ये काम रामलला कर सकते हैं। मोदी जी इस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए उत्तर भारत में उनको मालूम है 5% वोट बढ़ जाएगा। नहीं भी बढ़ा तो उत्तर भारत में बहुत बड़ी सीटें हैं, 190 सीटें में से करीब करीब, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ वो 1-to-1 चुनाव मैदान में उतरे थे, उसके बरकस करीब 150 के आसपास सीटें हैं जो बीजेपी 2 लाख से ज्यादा अंतर से जीती थी। तो उन सीटों का डर बीजेपी को उस रूप में नहीं है। बीजेपी को 5% वोट दरअसल दक्षिण भारत में जहां से वो चुनाव लड़ती है, खासतौर से कर्नाटक और तेलंगाना में जहां वो जीतती रही है, वहां बढ़ाए जाने की जरूरत है। और उसका सहारा तमिलनाडु के मंदिरों से, उसका सहारा केरल के गुरुवायूर मंदिर से, आदि मंदिरों के जरिए तलाशा जा रहा है। इसीलिए आपको भी जानकर हैरानी होगी कि आखिर मोदी जी तमिलनाडु बार बार, दक्षिण भारत बार बार क्यों जा रहे हैं। श्री राम से जुड़े हुए हर मंदिर में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है, जो मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है, कि अगर बीजेपी को 5% बढ़त मिलती है अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले इकसार, तो बीजेपी 342 पहुंच सकती है। लेकिन अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो, अगर नहीं चला राम मंदिर का मुद्दा, अगर कम चला और अगर 5% वोट कम हो गया बीजेपी का, मान लीजिए जो बढ़ नहीं पाया, या ये कहा जाए कि बढ़ नहीं पाया, और या इसको इस रूप में देखा जाए कि 5% वोट इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का बढ़ गया, तो क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी 222-223 पर आकर सिमट सकती है। स्थितियां और खराब रही तो उससे नीचे भी जा सकती है। अब 223 के लिए 50 आपको चाहिए होंगे बहुमत साबित करने के लिए, 272। तो ऐसे में संघ की चलेगी, बाहर से समर्थन देने वाले पार्टियों की चलेगी, उसमें जगन मोहन रेड्डी होंगे, नवीन पटनायक होंगे। ये भी, जगन मोहन रेड्डी पिछली बार 22 जीते थे 25 में से, इस बार 22 जीत जाते हैं। और नवीन पटनायक 21 में से 10-12 जीते थे, अगर उतनी ही जीत जाते हैं तो भी ये 30-32 से ऊपर आंकड़ा नहीं जाता। 20 और साथी चाहिए होंगे, 20 और सीटें चाहिए होंगी कम से कम।
कम से कम चाहिए होंगी, तो क्या फिर उन पार्टियों की चलेगी? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? ये अपने आप राजनीति में संभावनाएं हैं, और राजनीति में कुछ भी संभव है, तो इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव वे में बीजेपी के लिए मानकर चल रहे हैं, 5% वोट बढ़ रहा है और 342 पर पहुंच रही है बीजेपी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी हमें समझना चाहिए कि 5% वोट अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का उस रूप में बढ़ता है और बीजेपी का उस रूप में घटता है, तो 222 223 पर अभी आ जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अब जब तय कर लिया है रामलल्ला के सहारे ही चुनाव की वैतरणी क्रॉस करनी है, तो पूरा जोर लगाए हुए है कि अगले 2 महीने तक इसको सघन अभियान के रूप में चलाया जाए। बाबा राम रहीम को भी पैरोल पर 50 दिन के लिए छोड़ दिया गया है। 29 दिन पहले वो जेल में गए थे, अब 50 दिन के लिए फिर बाहर आ गए हैं। तो यानी कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ नहीं रही है, पहली बात ये। दूसरी बात, विकसित भारत के तहत जो लाभार्थियों की सूची से लोग हट गए हैं, उनको जोड़ने का काम भी चल रहा है। बीजेपी जानती है लाभार्थियों ने 2019 में उनको लोकसभा में दोबारा पहुंचाने में भारी मदद की थी, और इस बार भी उसी मदद की वो उम्मीद कर रही है। तो उस फ्रंट पर भी कोई नहीं चूक रही। लेकिन क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि रामलल्ला का दाव नहीं चला, तो फिर बीजेपी के हाथ खाली हो जाएंगे, हाथ कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। लाभार्थी 2019 में वोट दे चुके, फिर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दे चुके, तो तीसरी चौथी बार, दूसरी तीसरी बार वोट क्यों देंगे? संख्या कम भी हो सकती है। दूसरा, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अब तय है कि 400 450 सीटों पर वो एक उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा, तो उसका भी डर है। तीसरा, स्विंग स्टेट्स की बीजेपी को बहुत चिंता हो रही है। स्विंग स्टेट जैसे स्टेट्स होती हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, पंजाब है, 157 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को 113 सीटें मिली थी, लेकिन उस एनडीए में अकाली के 2 सीटें शामिल थी, नीतीश कुमार की 16 सीटें शामिल थी, शिवसेना की 18 सीटें शामिल थी, जो इस बार नहीं होंगी। शिवसेना का एक धड़ा होगा, अकाली बिल्कुल नहीं होंगे, नीतीश बिल्कुल नहीं होंगे। अब तक की कहानी ये है। तो ऐसे में जो स्विंग स्टेट्स, और फिर बंगाल में 18 सीटें, तो स्विंग स्टेट्स में भी चीजें स्विंग हो गई, बीजेपी के खिलाफ स्विंग हो गई, तो बीजेपी को और ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इन सब चीजों के चक्कर में लोकसभा का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अनुग्रहित रहूंगा। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।